मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं हमारा कमोडिटी स्पेशल बजट से उम्मीदें। और इस बजट को लेकर काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर हम एडिबल ऑयल इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ भी काफ़ी उथल पुथल बनी हुई है, फार्मर्स के पर्सपेक्टिव से, साथ ही कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से। इंटरनेशनल मार्केट्स की अगर हम बात करें, प्राइसिंग सिनेरियो को देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में खाने के तेल के दाम कम है, लेकिन पिछले महीने इनके इंपोर्ट में गिरावट आई है। सरकार कह रही है कि सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल की कीमतों में आई गिरावट का फायदा अब तक ग्राहकों को नहीं मिला है, लेकिन इंडस्ट्री कम दर पर खाने के तेल, खासकर आरबीडी पामोलिन के इंपोर्ट से परेशान है। सरकार फरवरी में अंतरिम बजट पेश करेगी और एडिबल ऑयल इंडस्ट्री हर बार की तरह इस बार भी सरकार और वित्त मंत्री से कुछ उम्मीदें लगाई बैठी है। क्या है उनकी मांग, बताने के लिए हमारे साथ है इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और इमामी एग्रोटेक के सीईओ सुधाकर देसाई। सुधाकर जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो एडिबल ऑयल इंडस्ट्री ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर प्राइस सेंसिटिविटी पर भी सरकार का काफी फोकस रहता है, किसानों को प्रोत्साहित करने पर भी सरकार का जोर रहा है, लेकिन इंडस्ट्री का मानना यह है कि जो नीतियां हैं सरकार की वो शायद और सॉफ्ट होने की जरूरत है अगर किसानों को ज्यादा प्रोत्साहित करना है। तो एक एक करके सब मुद्दों पर हम आपका व्यू लेंगे, लेकिन सबसे पहले समझना चाहेंगे कि फिलहाल की स्थिति एडिबल ऑयल इंडस्ट्री की अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो क्या है, क्या चिंताएं हैं? थैंक यू जी। गुड आफ्टरनून। नंबर वन, आज के दिन में एडिबल ऑयल का इंपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गया। Compared to last year, this oil year, we have imported 2.2 million tons more. मतलब करीब करीब 16.8 million tons का इंपोर्ट हुआ है वर्सेस 14.6. That is about 15% increase. ये इसलिए हुआ है क्योंकि प्राइजेस, जैसा आप जानते हैं कि 35 से 40% प्राइजेस गिर गया है, और उससे पहले जो दो साल स्टैग्नेंसी रहा कंजम्पशन में, क्योंकि प्राइजेस बहुत ज़्यादा थे। तो एक तो ये है, और दूसरी तरह हमारा डोमेस्टिक क्रॉप्स भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि स्टैग्नेंट है। मस्टर्ड एंड सोयाबीन क्रॉप्स काफ़ी बड़ा है। जैसे अभी आज के दिन में गवर्नमेंट को करीब करीब 10 लाख टन 15 लाख टन खरीदना पड़ा, जिसमें से 9 लाख टन अभी भी स्टॉक्स में है। सो वी नीड टू हैव अ फाइन बैलेंस। जैसे आप बोल रहे थे कि इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि ऑन वन साइड यू हैव टू टेक केयर ऑफ कंज्यूमर ऑल्सो, एट द सेम टाइम ये भी देखना है कि सीड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो रेगुलरली क्रशिंग होके बाहर जाए और स्टॉक में ना जाए, और इंपोर्ट्स के ऊपर रोक हो, और एट द सेम टाइम प्राइसेस भी कंज्यूमर के हित में रहे। तो ये जो बैलेंसिंग है ये बहुत गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल है, बिकॉज ऑफ ग्लोबल फैक्टर्स, कि जो भी ग्लोबल में वॉलेटिलिटी होता है, और आजकल खास करके ग्लोबल इंडस्ट्री और बायोफ्यूल इंडस्ट्री, फ्यूल इंडस्ट्री बहुत जुड़ा हुआ है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर वीक होता है तो वो ग्लोबल प्राइसेस के ऊपर असर पड़ेगा, और इंडिया के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट है अपना एडिबल ऑयल इंडस्ट्री का। ओके लेकिन सर अगर इंपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो पिछले 2 महीने में तो खास तौर से हमने इंपोर्ट्स थोड़े से कम होते हुए देखे हैं। उसके पीछे कारण क्या रहे? इंपोर्ट्स यहाँ से आगे कैसे आप देख रहे हैं? साथ ही अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करें, यानी रबी सोइंग की बात करें, तो किस तरीके के नंबर्स आगे आने के एक्सपेक्टेशंस हैं? सो अभी जो जनवरी में जो कम हुआ है वो कोई ऐसा नॉर्मल है कि देखिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ड्यू टू अक्टूबर नवंबर खास तौर पे फेस्टिवल का डिमांड रहता है, करीब करीब 10% डिमांड बढ़ता है फेस्टिवल के कारण, तो उसकी वजह से इंपोर्ट थोड़ा बढ़ गया था। लेकिन जनवरी में इस टाइम में अगर पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो इतना ज़्यादा गिरावट नहीं है, और जितना ज़रूरत है उतना है। आज के दिन में भी पोर्ट स्टॉक 8 से 9 लाख टन है, जो नॉर्मल है। एक टाइम में पोर्ट स्टॉक्स बहुत बढ़ गया था क्योंकि ऐसा ओवर इंपोर्ट हो गया था, उसका खाली करेक्शन हुआ है। सो आई एम नॉट वरीड अबाउट द लोअर इंपोर्ट्स। एंड ऑल्सो मार्केट का अभी रबी क्रॉप का अगर आप देखेंगे, एक तो मस्टर्ड क्रॉप बहुत अच्छा है। मान लीजिए लास्ट ईयर से थोड़ा मार्जिनली ऊपर रहेगा, या कम तो रहेगा नहीं। सो रबी क्रॉप अगर है तो लास्ट ईयर इसी रबी क्रॉप से प्राइसेस एमएसपी के नीचे चले गया था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को खरीदना पड़ा। तो आज के दिन में और एक मेजर इवेंट क्या है
पाम ऑयल थोड़ा टाइट है और सोयाबीन ऑयल का एक न्यू क्रॉप बहुत अच्छा है ग्लोबली, अर्जेंटीना से, ब्राज़ील से। सनफ्लावर ऑयल भी काफ़ी है, अवेलेबल है, ऐसा कोई रोक नहीं है आज के दिन में। तो हमको आगे जाके एक 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 ऐसा मौका आएगा कि जिसमें पाम, सोया, सनफ्लावर सब एक ही भाव में बिकेंगे। तो कंज्यूमर के लिए एक ही प्राइस में सारी चॉइसेस अवेलेबल होंगे फॉर अ ब्रीफ पीरियड। तो उसमें ये देखना है कि मस्टर्ड सीड जो है बहुत ज़्यादा ना गिरे। उसी कॉन्टेक्स्ट में रबी रबी का चैलेंज यही रहेगा कि वो एमएसपी के नीचे ना चले जाए। आज के दिन में सोयाबीन है, नवंबर ये क्रॉप आया था अक्टूबर में, अभी हम जनवरी में हैं। लेकिन अगर सोयाबीन का प्राइसेस आज भी 46,000 है, जो एमएसपी से नीचे है। सो वी हैव टू बैलेंस ऑल दीज फैक्टर्स। ओके अच्छा सुधाकर जी, जो रिसेंट लेटर जारी हुआ डिपार्टमेंट ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स एंड शुगर की तरफ से, और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर आता है, उसमें उन्होंने कहा था कि मैक्सिमम रिटेल प्राइसेस जो हैं और मेजर ऑयल्स जैसे कि सोया, सनफ्लावर, पाम, वहाँ पर उस क्वांटम में डिक्रीज नहीं हुए हैं प्राइसेस जितने कि इंटरनेशनल मार्केट्स में डिक्रीज हुए हैं। बीच में हमने एसईए की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन आते हुए देखा था सब मेंबर्स को, जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं ब्रांडेड ऑयल्स की, वो इंटरनेशनल प्राइसेस के पार में प्राइसेस को कम करें। क्योंकि आप इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या सिचुएशन है प्राइस पर्सपेक्टिव से वर्सेस इंटरनेशनल मार्केट्स। देखिए ऐसा कुछ, ये इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट में सबको तो गिराना ही पड़ेगा। जैसे पाम में डे टू डे इम्पैक्ट आ जाता है, लेकिन सोया में, सनफ्लावर में, सोया में क्या है, आज के दिन में करीब करीब 70-80 दिन लग जाता है माल स्टॉकिंग आने में। इस बार क्योंकि सोयाबीन का दाम ग्लोबली अचानक गिर गया है, तो किसी ने ज़्यादा प्लान किया नहीं था, क्योंकि ये तो पता ही था कि इंटरनेशनल भाव गिरेंगे। तो इंडिया में इतना स्टॉक प्रेशर नहीं है सोया का, और आगे भी नया क्रॉप जो आएगा अप्रैल में, तभी लोग और खरीदेंगे। तो ये जो सडन ड्रॉप आया है, तो इट टेक सम टाइम फॉर इट टू करेक्ट, और उसका असर जैसे मैंने बताया था, सोयाबीन में भी पड़ा है उसका असर, क्योंकि इंटरनेशनल से अचानक गिर गया तो सोयाबीन भी डोमेस्टिकली गिर गया, डोमेस्टिकली सोया ऑयल भी नीचे गया है कॉन्सिक्वेंटली। सो इट इज अ मैटर ऑफ सप्लाई चेन एडजस्टमेंट, टाइम लगता है, बट इवेंचुअली इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से ही चलता है। ओके तो सुधाकर जी फिर क्या, क्योंकि देखिए किसान हो या कंज्यूमर हो, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, और कोशिश सरकार ने इंडिकेशन तो यही दी है, कोशिश तो यही कर रही है कि किसानों को भी प्रोत्साहित करे और कंज्यूमर को पर भी ज़्यादा लोड ना पड़े। हालांकि नीतियां ऐसी हैं, जैसे कि इंडस्ट्री डिमांड कर भी रही, जिनको बदलाव करने की ज़रूरत है। क्या कदम आपके हिसाब से ऐसे हैं? आई एम श्योर लिस्ट आपकी लंबी होगी, बट जो आपको लगता है कि इमीडिएटली सरकार को कंसिडर करने चाहिए। या सो सरकार को हमारे पास 3 पॉइंट है, बट उससे पहले जो आपका जो एक पॉइंट है, उसके बारे में आईबीपीए ने एक रिकमेंडेशन दिया हुआ है, जो अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो जैसे इंटरनेशनल भाव बढ़ जाता है तो ड्यूटी कम हो जाता है, जैसे इंटरनेशनल भाव गिरता है तो ड्यूटी बढ़ जाता है। उसमें क्या है, एक ऑटो ट्रिगर जैसा हो जाता है, जिसमें कंज्यूमर और फार्मर जो आप बात कर रहे हैं, उसका बैलेंसिंग हो जाता है। तो एक तो हमारा अप्रोच, क्योंकि इंडिया बीइंग अ बिग बायर इन द वर्ल्ड, इट इज ऑल्सो पावरफुल थिंग। तो इंडियन मार्केट और ग्लोबल मार्केट इतना लिंक्ड है कि एक तो बैलेंस करने के लिए ड्यूटी, डायनामिक ड्यूटी स्लैब होना चाहिए। हो सकता है इवेंचुअली, क्योंकि आगे जाके अगर प्राइसेस बहुत गिरेंगे तो ड्यूटी तो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा फोकस फिर कंज्यूमर से जाकर के फार्मर को जो रियलाइजेशन हमको जो देना है, कम से कम एमएसपी का, तो उसके ऊपर हमारा ध्यान तो जाएगा। रिगार्डिंग बजट हम लोग बोलते हैं कि हमारा एसोसिएशन की तरफ से 3 पॉइंट है। नंबर 1, ये जो सेल्फ सफिशिएंसी है, जो इंपोर्ट बहुत बढ़ गया, उसके बारे में मैंने बताया था। तो सेल्फ सफिशिएंसी डोमेस्टिक क्रॉप्स को इंक्रीज करने के लिए आई थिंक वी नीड अ बजटरी एलोकेशन ऑफ अबाउट 30,000 crores फॉर अबाउट 5 years to comprehensively look at the edible oil seed sector, including warehouse support, risk management, price risk management, the correct duty structure, ये सब मिला के हमको देखना चाहिए फॉर अ 5 year allocation। तभी हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है आज के दिन में 65-68% हो रहा है, उसको धीरे धीरे हमको डोमेस्टिक ऑयल सीड क्रॉप को बढ़ाना है।
एग्जैक्टली ऑन द लाइंस ऑफ ऑयल पाम। तो उसमें हमारा मस्टर्ड है, ग्राउंडनट है, सनफ्लावर है, जिसका सनफ्लावर में तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होता है। ग्राउंडनट मस्टर्ड में इंपोर्ट भी नहीं है, इट्स एन इंडिपेंडेंट इंडियन क्रॉप। तो उसके हिसाब से एक वाइट पेपर हमने दिया हुआ है। तो आई होप ऑयल सीड सेक्टर का जो बजटरी एलोकेशन है फॉर सेल्फ सफिशिएंसी टुवर्ड सेल्फ सफिशिएंसी, ये होगा। तो ये पहला पॉइंट है। This is not just duty. This is all about the entire comprehensive solution, starting with hybrid seeds to marketing and selling. It's an end-to-end solution हमको निकालना पड़ेगा for a self-sufficiency in edible oil. Number 2, जो आपने briefly mention किया था कि differential duty जो crude और refined का है वो 7.5% हो गया है, whereas it used to be 12 to 15%. इसके वजह से भी एक 3 मिलियन टन, 30 लाख टन ज्यादा ओलिन इंडिया में आ गया है। उसका जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर रिफाइंड ऑयल ज्यादा आएगा तो यहाँ का इंडस्ट्री चलेगा नहीं, एंड इंस्टेड ऑफ रिफाइनिंग दे विल स्टार्ट इंपोर्टिंग palm oil एंड पैकिंग। सो ड्यूटी डिफरेंशियल बिटवीन क्रूड एंड रिफाइंड कैन बी अचीव्ड बाय एक्चुअली विदाउट टैक्सिंग द कंज्यूमर्स। उसमें सीपीओ जो क्रूड पाम ऑयल है उसमें तो 0% ड्यूटी है, और AIDC 5.5% है, और ओलिन जो पामोलिन है उसमें AIDC 5.5% ड्यूटी नहीं है। तो ये जो AIDC है उसको क्रूड पाम ऑयल में भी निकाल सकते हैं, तो उससे ऑटोमेटिकली कंज्यूमर को बर्डन नहीं होगा, लेकिन ये अपना डिफरेंशियल जो इंडस्ट्री के हित में है वो हो जाएगा। और ये इसलिए करना पड़ता है क्योंकि एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है उन्होंने एक्सपोर्ट सब्सिडी दे रखा है। जैसे अगर आज के दिन में क्रूड का भाव इंडिया में $910 है, तो उसका $870-80 में ग्लोबली इंपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि उन्होंने एक्सपोर्ट टैक्स रिफाइंड में कम किया हुआ है, विच इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग। सो फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इंडियन इंडस्ट्री विल बी कंपेल्ड टू गो इनटू पैकिंग बेसिस बाय नॉट मैन्युफैक्चरिंग। तो इसको इंडस्ट्री का मांग स्ट्रांगली ये है कि डिफरेंशियल को कम करे। थर्ड, अगर जरूरत पड़े तो जो फिनिश गुड्स जो पामोलिन जो होता है उसमें एक अपर कैप लगा दे कि भाई इतना वॉल्यूम ही आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता है। तो वो भी एक सोच सकते हैं। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडस्ट्री का। थर्ड पॉइंट है कि एडिबल ऑयल जो जीएसटी के एंगल से इसको नेगेटिव लिस्ट पर रिफंड होता था। एक्चुअली क्या है, 5% जीएसटी है और पैकिंग मटेरियल और सर्विसेज के ऊपर 12 से 18% है। तो उसकी वजह से इंडस्ट्री के पास ऐसा जीएसटी एक्यूमुलेट हो जाता है, वो रिफंड नहीं हो पाता है, जो अल्टीमेटली राइट ऑफ करना पड़ता है। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि रिफाइंड एडिबल ऑयल में जो रिफंड्स होता था वो नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया गया। तो आवर रिक्वायरमेंट वुड बी टू करेक्ट दिस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, क्योंकि एडिबल ऑयल में मार्जिन इतना ज्यादा नहीं है, 10% ऐसा मार्जिन नहीं है, इट्स अ लो मार्जिन बिजनेस। तो जीएसटी सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है, तो इसके वजह से फॉर द रिफंड पर्पस ऑफ जीएसटी, अनयूज्ड जीएसटी, हम चाहते हैं कि एडिबल ऑयल इंडस्ट्री नेगेटिव से फिर पॉजिटिव नॉर्मल लिस्ट में लाया जाए। ये 3 हमारे सामने इंडस्ट्री की तरफ से है। ओके, चलिए, तो ये 3 इम्पॉर्टेंट विश लिस्ट कहे या डिमांड कहें जो कि इंडस्ट्री कर रही है सरकार की तरफ से, लेकिन डेफिनेटली जो भी पॉइंट्स यहाँ पर मिस्टर देसाई ने रखे हैं वो वैलिड है, वेल टेकन है कि कंज्यूमर के साथ साथ किसानों के हितों का भी ध्यान रखना है। अगर आत्मनिर्भरता पर जोर देना है, एडिबल ऑयल इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, किसान को प्रोत्साहन करना है। शुक्रिया सुधाकर जी आने के लिए CNBC आवाज पर और अपनी एक्सपेक्टेशंस, विश लिस्ट प्लस इंडस्ट्री के हालात पर चर्चा करने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक पर फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर, जल्द वापस आते हैं। देख रहे हैं कमोडिटी स्पेशल और अब बात करेंगे स्पाइसेस की। NCDX पर मसालों में उठापटक जारी है। कल मुनाव वसूली के बाद आज जीरे में फिर खरीदारी लौटी है। वहीं हल्दी 5 महीने की हाइस पर है, ब्रेंट $80 के पार है और M6 पर सोना 62,000 के पार। ऐसे में निवेश की स्ट्रैटेजीज कहां हो सकती हैं, बातचीत करते हैं किरिया कमोडिटीज के डायरेक्टर अजय केडी और chartandtrade.com के फाउंडर विकास बगरिया हैं। पहले ले लेते हैं इनके टॉप ट्रेड्स। आप दोनों का ही स्वागत है। विकास बताइए पहले तो आपकी टॉप ट्रेडिंग कॉल्स। मेरे टॉप ट्रेडिंग कॉल्स में रहेगा क्रूड ऑयल में देखिए एक लोअर लेवल पे सपोर्ट बना हुआ है एंड अभी लग रहा है कि 6300 के करीब में एक प्राइस एक्शंस के हिसाब से रेजिस्टेंस है।
तो 6300 के नियर अबाउट में मिलता है, तो क्रूड ऑयल में एक सेलिंग की सलाह रहेगी। 6350 का स्टॉप लॉस रहेगा। लोअर एंड पे 6100 एंड 6020 तक के लेवल्स देखने मिल रहे हैं। एंड दूसरा जो ट्रेडिंग बेट मेरा रहेगा कॉपर पे रहेगा दीपाली जी। कॉपर मेरे को लग रहा है कि 710 और 20 के जोन पे कॉपर ने बहुत ज्यादा सपोर्ट कर लिया, बहुत ज्यादा सपोर्ट बेस बना लिया है। अब मेरे को लगता है कि कॉपर में आने वाले दिनों में 710 का स्टॉप लॉस लगा के इसको 750 और 760 के लेवल तक के लिए राइड करना चाहिए। जी दीपाली जी। ओके, तो कच्चे तेल में और कॉपर में खरीदारी की सलाह है। आपकी रिकमेंडेशंस क्या रहेंगी अजय? वेरी गुड इवनिंग दीपा जी। डेफिनेटली अगर सोने चांदी की बात करें तो मुझे लगता है कि सोने में एक अच्छा खासा बाउंस बैक आने की उम्मीद है, जिस दिन से डॉलर में दबाव है। तो आज के लिए मुझे लगता है कि सोने अगले 2 दिन की बात करें तो 62,100 पे गोल्ड को लेना चाहिए। 61,800 का स्टॉप लॉस रखिए। 62,600 तक के टारगेट हम गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं नेचुरल गैस फरवरी वायदे की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमें लगता है कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिकवरी आने की पूरी गुंजाइश है। यहाँ पे हमें लगता है कि नेचुरल गैस के अंदर 179 या 180 के करीब लेके चलिए। 172 का स्टॉप लॉस रखिए। 198 तक के भी टारगेट हम देख पाएंगे। एग्री कमोडिटी में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं धनिये के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। 8,050 के करीब 7950 के स्टॉप लॉस से जो 8300 तक का लेवल दिखा सकता है। ओके, तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजीज। लेकिन एक राय गोल्ड पर भी ले लेते हैं। विकास, क्या राय है आपकी गोल्ड पर? हालांकि एक दायरे में ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, कोई बहुत डिसाइसिव ऐसे ट्रिगर्स भी नहीं दिख रहे हैं जो कि कोई भी डायरेक्शन में मूव लैंड करें। तो क्या रेंज आप देख रहे हैं नियर टर्म में या अगले कुछ सेशंस के लिए गोल्ड में? हाँ दीपाली जी, कंसोलिडेशन का दौर दिख रहा है गोल्ड में। लोअर लेवल पे 61,500 61,550 जो है एमसीएक्स में टेक्निकल चार्ट्स पे, उस लेवल पे ये सपोर्ट फेस कर रहा है। एंड ऊपर में 62,300 62,400 का जो जोन है, ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में गोल्ड उलझा पड़ा है। तो जैसे ही ये 62,280 300 के ऊपर सस्टेन करेगा तो हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने मिलेगा 63,000 के तरफ के लिए। और वहीं अगर नीचे 61,500 का लेवल ब्रीच करता है तो नीचे 60,000 तक के लिए मंदी देखने मिल सकता है। तो सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस के बीच में ये जो जोन है 700-800 पॉइंट का, इसके बीच में ये ट्रायंगल पैटर्न पे अटका पड़ा है गोल्ड। आइदर और वे ब्रेकआउट करना चाहिए। ब्रेकआउट करता है तो हमें बाई पोजीशन बनाना चाहिए, और अगर लोअर सपोर्ट ब्रीच करता है तो हमें मंदी की पोजीशन बनानी चाहिए। जी दीपाली जी। ओके, अच्छा, कोरिएंडर पर तो आपने स्ट्रैटेजी दी है अजय, लेकिन जीरे और टर्मरिक इन दोनों पर आपकी राय क्या है? जैसे ही हमने 14 जनवरी से देखा बढ़ना चालू हुआ तो प्राइजेस में एक अच्छा खासा गेन मिलता हुआ दिखाई दिया है। टेक्निकली अगर देखें तो मार्केट मुझे लगता है कि 30,000 तक का लेवल दिखा सकता है, लेकिन ऑलरेडी हमने 7 दिन की अच्छी तेजी देख चुके हैं। तो थोड़ा पुल बैक अगर 27,600 तक आता है लेके चलिए। 27,000 का स्टॉप लॉस रखिए। 29,000 तक का इमीडिएट टारगेट हम जीरे में देख पाएंगे। वहीं हल्दी में हमने पिछले 3 सेशन में एक जबरदस्त तेजी देखी, तो टेक्निकल पुल बैक जरूर बनता है बट फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है। तो 15,700 के करीब लेके चलिए। 15,200 का स्टॉप लॉस रखिए। 16,600 तक के टारगेट हम हल्दी अप्रैल वायदे में देख पाएंगे। ओके, और ग्वार पैक पर क्या सजेशन रहेगा आपका? दीपक जी, पूरे गवार पैक की अगर बात करें तो मार्केट एकदम सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। जैसे कि हमने मसालों में एक अच्छी तेजी देखी है, वैसा पार्टिसिपेशन हमने अभी तक गवार में नहीं देखा। तो दायरा बना हुआ है 5300 से लेके 5600 का। बट ओवरऑल मुझे लगता है जिस ढंग से सभी एग्री में एक अच्छी खासी तेजी स्टार्ट हुई है, गवार को भी सपोर्ट मिलना चाहिए। तो 5400 पे लेके चलिए 5400 पे। 5270 का स्टॉप लॉस रखिए। 5750 तक के टारगेट हम देख पाएंगे गवार में। गम की भी अगर बात करें तो 10,500 पे लेके चलिए। 10,300 के स्टॉप लॉस से 10,900 तक के टारगेट हम देख पाएंगे। ओके, चलिए, ये स्ट्रैटेजीज रही हैं आपके लिए एग्री नॉन एग्री कमोडिटीज से हमारे दोनों ही गेस्ट की तरफ से। शुक्रिया विकास और अजय, आप दोनों का ही शो में आने के लिए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक उस पर आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।